हेलो दोस्तों। आज मैं स्टार्ट करूंगा सेकंड लेक्चर यूपी पीसीएस पूर्वावलोकन सीरीज में। ये अंतिम प्रयास जो मेरा एक प्ले लिस्ट है उसमें मैं पूरे वीडियोस कवर करूंगा। आप लोग पूरा प्रयास करिए, ये आखिरी के 35 डेज 34 डेज यूटिलाइज करिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। आज जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो टॉपिक का नाम है मॉडर्न हिस्ट्री के ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो एक बात मोटे तौर पर आप लोग याद रखिएगा, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पे बेहद डाइवर्स, बेहद नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था। सारी हमारी हथकरघा, हस्त उद्योग, लोकल उद्योग सब बर्बाद हो गए थे इसके कारण, जो किसी समय इनकी बहुत ज़्यादा मांग थी। ठीक है, अब हम इन पे क्वेश्चंस देखते हैं और एक एक करके क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है इसमें, किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त इस्तमरारी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था। ये जो स्थायी बंदोबस्त लगभग 1790 के दौर में आई थी, जब ब्रिटिश वाले लोग जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे लैंड से, उसमें और ज़्यादा रेवेन्यू उन्हें चाहिए था। तो उन्होंने ऐसे कुछ बंदोबस्त किए जिससे कि हमारे जो किसान थे, जमींदार थे, पूरी जो एक चैन थी, जो किसानी से जुड़ी हुई चैन थी, प्रभावित हुई। ये व्यवस्था लाने वाला व्यक्ति था लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो आंसर इज वी, स्पष्ट दिया है लॉर्ड कॉर्नवालिस। वारेन हेस्टिंग्स के बारे में आप जानते हैं, पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैं। 1773 में ये गवर्नर बनाए गए थे, वायसराय बनाए गए थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के नाम से पहले। ठीक है, लॉर्ड वेलिजली जानते हैं सहायक संधि के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था 1793 में। ठीक है, अब आता है सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त संबंधित था किससे। इसका संबंध था रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त था साउथ इंडिया में। इनके साथ एक और थे, इनका नाम शायद रीड लॉर्ड रीड करके था, वो भी इनके साथ जुड़े हुए थे। तो हम इसको पढ़ लेते हैं पूरा इनके। आप ये समझिए, दो तरीके बंदोबस्त किए थे। नॉर्थ इंडिया में स्थायी बंदोबस्त था अंगाल क्षेत्र में, और जो साउथ इंडिया के जो एग्रीकल्चर लैंड थी वहाँ पर उन्होंने महलवाड़ी रैयतवाड़ी सिस्टम स्टार्ट किया था। ठीक है, रैयतवाड़ी सिस्टम स्टार्ट किया था। इसको पूरा पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी पीसीएस बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो ठीक है, देखिए, रैयतवाड़ी बंदोबस्त अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई एक प्रणाली थी। अलेक्जेंडर रीड, मैंने आपको बताया था, अलेक्जेंडर रीड ने मद्रास प्रेसिडेंसी साउथ इंडिया में सर्वप्रथम 1792 में तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की। टॉमस मुनरो ने 1809 में कुछ क्षेत्रों में इसको लागू किया। 1820 ईस्वी में मद्रास का गवर्नर बनने पर उसने इसे मद्रास पर लागू कर दिया। मुनरो के शिष्य थे एल्फिस्टन ने इसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी पर लागू किया। संपूर्ण ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्र, मद्रास, मुंबई, कुछ हिस्से, पूर्वी असम, बंगाल, असम, कुर्ग में व्यवस्था लागू कर दी गई। इस व्यवस्था के अंतर्गत रैयत मतलब किसान को भूमि का मालिकाना हक दिया गया, उन्हें भूमि का हक दे दिया गया। ठीक है, जिसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, सीधे और व्यक्तिगत रूप से उनसे क्या वसूला जा रहा था, राजस्व, भूमि से कर वसूला जाता, भू राजस्व अदा करने के उत्तरदायी थे। तो मीडिएटर बीच में हटा दिए उन्होंने, समझ लीजिए एकदम से। तो और ज़्यादा मुनाफा किसका, अंग्रेजों का होने लगा। लेकिन इससे नुकसान किसको हुआ, जो पूरी चैन थी, जहाँ पर जमींदार थे, जमींदार से ऊपर ताल्लुकदार थे, ये सारी व्यवस्थाएं चौपट होने लगी थी। तो प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी। 1836 के बाद विनगेट और गोल्ड स्मिथ द्वारा इस व्यवस्था में सुधार किए गए। मोटे तौर पे आप याद रखिएगा, अलेक्जेंडर रीड एंड द सेकेंड वन इज टॉमस मुनरो। रैयतवाड़ी व्यवस्था से जुड़े हैं साउथ इंडिया में, इसका हमने प्रभाव देखा। अब आता है ब्रिटिश भारत में रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था प्रचलित थी। तो देखो, दक्षिणी भारत में थी जो मैंने आपको बताया, पश्चिमी भारत, क्योंकि बॉम्बे में भी कुछ जगह इसको लागू कर दिया गया था।
कौन लेके गए थे? मुनरो, टॉमस मुनरो के शिष्य एल्फिंस्टन ने इसे मुंबई में भी लागू किया था, तो पश्चिमी हिस्से में भी। मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था? टॉमस मुनरो। 1809 में अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी। ये जो इतना छोटा सा ब्रीफिंग है इसके बारे में, भू राजस्व जो सुधार हुए थे अंग्रेजों ने किए थे अपने फायदे के लिए, उनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं, और छोटे से आपका एक दो क्वेश्चन हर एक दो साल में रिपीट हो ही जाता। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी मद्रास प्रेसिडेंसी में। अब देखिए नीचे दिया है कथन कारक, थर्ड क्वेश्चन देखिएगा। ब्रिटिश भारत ने, देखिए यहाँ से एक शॉर्ट नोट्स बनाएंगे ना आप, तो आप आने वाले जितने भी साल के यूपीपीसीएस के एग्जाम जब भी देते रहेंगे और कोई भी स्टेट एग्जाम देंगे तो आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, एक छोटा सा नोट्स और आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में सही होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, हमें ऐसी स्मार्ट स्टडी करनी पड़ती है और देखना पड़ता है किस हिस्से से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे होते हैं। तो ब्रिटिश भारत ने, और मेंस में भी लिखने को आ सकता है तो वहाँ भी यूटिलाइज हो जाएगा ये चीज़। तो ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी, बिल्कुल सही है। और नॉर्थ कहीं स्थायी बंदोबस्त की, कहीं रैयतवाड़ी की, कहीं महलवाड़ी की। ठीक है, इसमें भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए। दोनों ही कथन सत्य हैं और उसकी सही व्याख्या भी कर रहे हैं। बहुत सही ए आंसर होगा इसका। ये दोनों ही चीज़ें सही हैं, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरीके की भू राजस्व व्यवस्था की, जिससे अलग अलग तरीके के किसान उत्पन्न हुए। बहुत बढ़िया। अब देखिए, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? चाय, अब देखिए चाय कंपनी की स्थापना कब हुई है? चाय का जो एकल अधिकार जो कंपनी कर रही थी उसको खत्म कब किया गया था? चीन के साथ जो चाय का एकल अधिकार था और चीन के साथ व्यापार था, उसको 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा पूर्णतः खत्म कर दिया गया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि असम में सर्वप्रथम चाय की कंपनी की स्थापना कब हुई थी? एक कंपनी लिमिटेड कंपनी वहाँ स्थापित की गई थी अंग्रेजों द्वारा, वो कब हुई थी वो देखते हैं। आंसर है 1839। फैक्चुअल क्वेश्चन है, आरओ में पूछा गया है, आप इसका थोड़ा सा देख लीजिएगा। 1839 में असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना 1839 में हुई थी। यह कंपनी 5 लाख रुपए की पूंजी के साथ इंग्लैंड में स्थापित की गई थी। कहाँ स्थापित की गई थी? क्वेश्चन आ सकता है, इंग्लैंड में, नजीरा असम में इस कंपनी का मुख्यालय था। असम कंपनी भारत की सबसे पुरानी व्यावसायिक चाय कंपनी है जो वर्तमान में भी कार्यरत है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आया 2020 में। अब आप यहाँ से समझिएगा कि यूपीपीसीएस का लेवल धीरे धीरे कैसे बढ़ रहा है। अब ये जब क्वेश्चन आया सामने, जब आया था 2020 में दोस्तों, तो ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ था क्योंकि मुझे नहीं पता था इस क्वेश्चन के बारे में, कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा था, तो मैं क्वेश्चन स्किप करके आया था उस दिन। तो क्वेश्चन था जजमानी, बाराबलूट, मिरासी, अड़ाड़े। आई थिंक किसी ने भी नहीं सुने होंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपका टाइम खराब करने के लिए। अगर आपको लग रहा है कोई भी ऑप्शन मिला के आप आंसर तक पहुंच सकते हैं तो आप आगे बढ़िए। अब देखो, एक जगह आप दिख रहे हो, ऑप्शंस आप देखेंगे तो थोड़ा मुझे आइडिया लगा था, फिर भी मैंने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया था। ए, जजमानी उत्तर भारत से संबंधित था, तो बाराबसूट नहीं पता है, मिरासी नहीं पता है, अड़ाड़े नहीं पता है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि जजमानी उत्तर भारत से है, बाराबसूट महाराष्ट्र, मिरासी तमिलनाडु, अड़ाड़े कर्नाटक। ठीक है, अड़ाड़े कर्नाटक, मिरासी तमिलनाडु, बाराबसूट महाराष्ट्र, जजमानी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे याद कर लीजिए बस, सीधा सीधा कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, फंसाने के लिए क्वेश्चन दिया गया था। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? फिर फैक्चुअल क्वेश्चन, बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है। आता तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है। तो अब इतना नियर अबाउट है कि आप इस पर, क्योंकि काफ़ी हद तक वो खर्च तो कर रहे थे पैसे, लेकिन अब कितना कर रहे थे ये तो मुझे भी नहीं पता। तो यहाँ दिया है 40%, तो याद कर लीजिए इसको 40%, कि ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय, इसी के शॉर्ट नोट्स बनते हैं दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन का शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, कभी भी किसी एग्जाम में द्वारा से पूछ लेगा आयोग तो आप उसका सही आंसर लगा के आ जाएंगे। ठीक है,
तो ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता है? 40%। देखिए यहाँ पे दिया है, यह प्रश्न थोड़ा सा विवादित हुआ था। कई और स्रोतों से ब्रिटिश भारत के औसतन सैन्य बल पर खर्च को केंद्रीय राजस्व की लगभग 40% दिखाया गया था, और इसने आंसर क्या दिया है? यहाँ भी 40% दिया है, लेकिन विवाद में रहा होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? जो आर्थिक दोहन हो रहा था, एक दादा भाई नौरोजी, बहुत फेमस है इनकी बुक। आप ये बुक 2-3 बार मैंने देखा है। एक बार मैंने 2013, 12, 14 ऐसी किसी ईयर में क्वेश्चन आया था, पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, ऐसे पुस्तक हैं। तो आप देखिएगा, दादा भाई नौरोजी को आर्थिक दोहन के सिद्धांत इन्होंने बताया था, कितनी बुरी हालत थी। जब आप 11th की इकोनॉमी पढ़ेंगे ना, 11th की एनसीईआरटी की इकोनॉमी पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आप दादा भाई नौरोजी और भी कुछ और अच्छे अर्थशास्त्री थे, उनके जो गणनाएं थी भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में, कि हमारी जो आर्थिक समृद्धि थी वो कुछ 2%, आधे % से भी कम थी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें किसने बताई? दादा भाई नौरोजी ने। तो पढ़ लेते हैं इसकी डिस्क्रिप्शन को, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ लेना चाहिए। चलो पढ़ते हैं कि दादा भाई नौरोजी धन के बहिर्गम के सिद्धांत के सबसे पहले, मतलब जो धन भारत से बाहर जा रहा था, लगातार भारत करीब होता जा रहा था, भारत के संसाधन पूरी तरीके यूटिलाइज कौन कर रहा था? एक तरीके से ब्रिटिश अपने आप को समृद्ध करने के लिए कर रहे थे। तो जो धन का बहिर्गमन के सिद्धांत को सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने ही बताया था। उन्होंने अपने लेखों और पुस्तकों द इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया फर्स्ट, सेकेंड इज पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, सेकेंड इन इंडिया द वांटेड एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो इनकी फेमस बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो आपको याद रखनी चाहिए, दादा भाई नौरोजी। आपको राम मनोहर लोहिया के बारे में पढ़ना चाहिए, जयशंकर नारायण के बारे में, जेपी नारायण, एमन रॉय के बारे में आपको बता देता हूँ मैं। अब देखिए, एमन रॉय द्वारा से आएगा, इन्होंने क्या किया था 1934 में संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने प्रस्ताव रखा था? एमन राव ने रखा था, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई जाए संविधान बनाने के लिए। कभी भी क्वेश्चन आ जाए, ये वामपंथी थे और 1934 में इन्होंने ही मांग की थी। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने की थी, जो वहाँ पे कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उसने मांग की 1935 में। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन हु डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली टू मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशंस, दैट वाज एमन रॉय, ही इज ए लेफ्टिस्ट। ओके, 1934। अब क्वेश्चन अगला देखिए, ये कथन कारण का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। ब्रिटिश भारत में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। बिल्कुल गलत बात है, दोनों ही कथन ये सही बोल रहा है, मुझे नहीं पता कैसे कह रहा है कि ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। बहुत टफ क्वेश्चन आया है, इसकी लैंग्वेज इतनी टफ है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसके पढ़ लेते हैं। इन्होंने दिया है, दोनों ही सही है, उसकी व्याख्या भी कर रहा है, कैसे व्याख्या कर रहा है वो देख लेते हैं। कई बहिर्गमन, जो बाहर जाने का सिद्धांत धन के, और निकासी की राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य भारत से धन संपत्ति और माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण था। कि गंगा के किनारे पे जो भी चीज़ें हुगली से जो भी चीज़ें ली आती थी वो थैम्स में जाके पटक दी जाती थी, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट दिया था किसी ने। तो जिसके बदले में भारत को इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक, वाणिज्य और प्रतिलाभ नहीं होता था। ठीक है, ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था, क्योंकि इस दौरान आयात की तुलना में अधिक निर्यात होता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के धन निकासन के स्रोत थे व्यापारिक एकाधिकार से प्राप्त लाभ, कंपनी के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन, कंपनी के निवेशकों को दिया जाने वाला लाभांश,
कंपनी द्वारा जो पैसा इंग्लैंड भेजा जाता था वही पैसा पुनः भारत में विदेशी ऋण तथा पूंजी निवेश के रूप में प्राप्त होता था, परंतु इस पूंजी निवेश का उद्देश्य देश के विकास नहीं बल्कि भारतीय संसाधनों का अधिकाधिक दोहन था। 1813 के पश्चात इस आर्थिक निकास ने अप्रतिफल निर्यात का रूप धारण कर लिया। वर्ष 1914 से पहले भारत में अंग्रेजी पूंजी निवेश केवल उन आर्थिक उपरिसाधनों में लगाए गए जैसे रेलवे, सड़क, वाणिज्य जहाज, खनिज उद्योग, कोयला, सोना एवं वित्तीय संस्थान, बैंक, बीमा, वित्तीय निगम जो अंग्रेजी उद्योग के अनुपूरक थे और उनमें भारतीय औद्योगिक विकास के लिए कोई स्थान नहीं था। दादा भाई नौरोजी ने धन के निकास को अनिष्टों का अनिष्ट, इवल्स ऑफ ऑल इवल्स की संज्ञा दी। याद रखिएगा यार साथ को, इवल्स ऑफ ऑल इवल्स किसने दी थी? दादा भाई नौरोजी ने। इसे भारत की निर्धनता का मुख्य कारण भी बताया था और इसी प्रकार दोनों कथन सत्य हैं, उसका आंसर भी है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब देखिए, मैंने जो अभी ये बुक बताई थी दादा भाई नौरोजी की, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, हाँ 2021 में पूछा गया था। मैंने पता ना, ये क्वेश्चन मैंने अभी रिसेंटली देखा था, आया था, और ये छोटा सा मेरा पैराग्राफ दादा भाई नौरोजी के ऊपर था जो आर्थिक दोहन से संबंधित था। मैंने इविल्स ऑफ ऑल इविल भी आएगा आगे, देखिए कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको। ये क्वेश्चन जो बुक है आपको याद होनी चाहिए, दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई थी। कब लिखी गई? तो 1901। मैंने पूरे शॉर्ट नोट्स बनाए हुए थे इसके, और आसानी से इस क्वेश्चन को मैंने कर लिया था। ब्रिटिश शासन के समय भारत की अर्थव्यवस्था को खोखला करने के लिए सिद्धांत को इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी को दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रस्तुत किया। यह पुस्तक वर्ष 1901 में लंदन में सोनेस्चेन प्रकाशन द्वारा प्रकाशित हुई थी। अब पूछ सकता कब कहाँ हुई थी, अगला क्वेश्चन नहीं आ सकता इसका, आपको पता होना चाहिए। लंदन में सोनेस्चेन प्रकाशन द्वारा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? दादा भाई नौरोजी। बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। ब्रिटिश भारत के अर्थव्यवस्था को खोखला करने इकोनॉमी ड्रेन थ्योरी किसने दी थी और के सिद्धांत के बारे में पुस्तक लिखने वाले व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, पुस्तक पूछ भी सकते हैं कौन सी थी, तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दैट इज द पुस्तक टू रिलेट टू द इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी गिवन बाई दादा भाई नौरोजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th। आप देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अणु औद्योगिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई। बहुत सही बात है, अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले। 1813 से बाद दूसरी कंपनियों को भी भारत में व्यापार करने की छूट मिलने लगी थी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था व्यापार पर, उसको खत्म कर दिया गया था, चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर। बाद में 1833 में उसको भी हटा दिया गया। ठीक है, फिर आया ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया। तो दोनों बात एक दूसरे रिलेट कर रही हैं, कथन कारक में भी आ सकती हैं क्वेश्चन, तो दोनों कथन सही हैं। अब हमने इकोनॉमिक कंडीशन को पढ़ लिया कि भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या हो गई थी इस दौरान, ब्रिटिश शासन के दौरान। ठीक है, अब आता है पहली जो स्वतंत्रता संग्राम, जो हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था 1857 को, 10 मई 1857 को स्टार्ट हुआ था मेरठ से। बैरकपुर, छावनी, मेरठ से ये चीज़ें स्टार्ट होती हैं। उससे पहले जो घटनाक्रम था वो क्या हुआ था कि 34 इन्फेंट्री के एक जवान थे, मंगल पांडे जी, शहीद मंगल पांडे जी, इनको बड़े सम्मान के साथ उनका नाम लेना चाहिए। इन्होंने इस देश के युवाओं में एक राष्ट्रीयता, अपने धर्म के प्रति, क्योंकि गलत हो रहा था, कुछ ना कुछ अंग्रेज गलत कर रहे थे, और एक अफवाह भी फैली थी कि जो कारतूस यूज हो रहे हैं एनफील्ड राइफल में, उसमें गाय की चर्बी है। ये बिल्कुल भी अनुकूलित नहीं था हम लोगों के लिए। किसी भी लोग जो पशुओं से प्रेम करते हैं उन लोगों के लिए बिल्कुल भी सही बात नहीं है कि उस चीज़ को सहन करते। तो उन्होंने विद्रोह किया। जब उन्होंने विद्रोह किया तो उनको 8 अप्रैल के दौरान आई थिंक फांसी दी गई थी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं देख के बता सकता हूँ आपको उनको कब फांसी दी गई थी। तो नियर अबाउट उनको ऐसी फांसी दे दी गई थी। ठीक है, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे जी को इसलिए फांसी दे दी गई थी क्योंकि उन्होंने इस बात का विरोध किया था कि वो इन कारतूसों का यूज नहीं करेंगे।
ठीक है, और उन्होंने विद्रोह किया तो गोली चलाई, गोली में कोई घायल भी हो गया होगा उनका सर्जेंट, तो फिर उनको फांसी की सजा दी गई और वो हमारे शहीद हो गए। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं 1 बाई 1 क्वेश्चंस पे आके सॉल्व करते हैं। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? पहला है जन आक्रोश, लोगों में गुस्सा, हाँ किसी हद तक था, बिल्कुल सही बात है। दूसरा देखते हैं सैनिक असंतोष, हाँ सैनिक असंतोष भी था, बिल्कुल ठीक है। ईसाई मिशनरियों का प्रबंध, ईसाई मिशनरी, ठीक है, कहीं ना कहीं धर्म का इम्पैक्ट भी पड़ रहा था। ब्रिटिश साम्राज्य की नीति, अब देखिए ये जो 3 ऑप्शंस हैं, तो हमें जब भी इस आयोग क्वेश्चन पूछता है तो वो नॉर्मली देखता है आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है। ठीक है, जल्दबाजी में कभी भी आंसर मत लगाइएगा। जब आपको लग रहा है कि सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं तो आप देखिएगा ऐसा ऑप्शन चूज करिएगा जो जिसका दायरा बाकी ऑप्शंस को कवर कर लेता हो। तो क्या जन आक्रोश सैनिक असंतोष को कवर कर सकता है? कर सकता है, चलो मान लेते हैं। ईसाई मिशनरियों का संबंध सैनिक असंतोष और जन आक्रोश को कवर करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य की नीति, ऐसी नीति उन्होंने पैदा की कि अपने धर्म को श्रेष्ठ बताया, हमें बहुत ही दीन और बहुत ही खराब बताया हमारे देश को। ठीक है, हमारे धर्म को कहा कि आप लोग तो बड़े जाहिल हो, आप लोग का तो कोई इतिहास ही नहीं है। ठीक है, मतलब हमें बहुत ही उन्होंने डाउन ग्रेड किया अपने धर्म के अपने सामने। ठीक है, एक तो उनकी ये नीति, तो अपने धर्म को प्रचार प्रसार करना चाह रहे थे, सबको ईसाई बनाना चाह रहे थे। ब्रिटिश साम्राज्य की ऐसी नीति हुई जिससे सैनिक भी ऐसा दुखी हो गए कि इनफील्ड राइफल लेके आगे भाई, जिसमें गाय की चर्बी सूअर की चर्बी मिलने की अफवाह फैल गई। ठीक है, साथ ही साथ जो वेतन था वो भी इन सैनिकों का कम था, तो डेफिनेटली दे आर फील कि उनके साथ गलत हो रहा है। ठीक है, जन आक्रोश, जब उनके घर वाले देखेंगे इस चीज़ को कि भाई उनके बच्चों के साथ गलत हो रहा है, उनके धर्म को नष्ट करने की बात की जा रही है, तो वो सब ब्रिटिश नीति के अंतर्गत ही तो है। वही तो ऐसी भू राजस्व नीतियाँ लेके आए, वही तो ऐसी चीज़ें लेके आए कि जिससे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। ठीक है, तो आंसर किसका क्या हो जाएगा? सिंपली ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। तो वो पढ़ते समय हम PYQs कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में ही चलना चाहिए, अदरवाइज ये PYQ बहुत बोरिंग हो जाएंगे, आप इसको मज़ा नहीं आएगा, याद भी नहीं रहेगा। तो मैं एक और चीज़ बता दूं, प्रतीक जो क्रांति के प्रतीक थे वो कमल और रोटी थे। क्वेश्चन कभी आ जाए तो इसको भी सही कर लीजिएगा, कमल और रोटी इस 1857 क्रांति के प्रतीक था। चिन्ह प्रतीक जो भी मान सकते हैं, कमल और रोटी। अगला क्वेश्चन देखिए, मंगल पांडे कहाँ के विकल्प से जुड़े हुए थे? बैरकपुर छावनी, मेरठ, दिल्ली, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बैरकपुर छावनी से जुड़े हुए थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मंगल पांडे सिपाही थे, UPPCS 2014 में पूछा गया, मैंने बताया था 34 इन्फेंट्री के। कहीं दिया 34 इन्फेंट्री? इसमें नहीं दिया है। ठीक है, लेकिन 34 इन्फेंट्री के थे, 6वीं कंपनी में एक सैनिक सिपाही थे, यहाँ ऑप्शंस में नहीं दिया है। आई थिंक 94 मिसप्रिंट है, वही 34 होगा। तो जब भी आपको 34 आए तो आंसर लगाइएगा, ये क्वेश्चन गलत किया गया था उस साल। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हैरसे थे, हैरसे। कौन थे? हैरसे। मार्च 1857 में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक मंगल पांडे के विद्रोह के कारण, कब विद्रोह किया था उन्होंने? 29 मार्च 1857 को। क्यों विद्रोह किया था? कारतूस के कारण। ठीक है, तो उस टाइम बैरक में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन वेनेट हैरसे कमांडिंग ऑफिसर थे, याद रखिएगा, मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है, कोई अच्छा क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरठ से। सिंपल, कुछ नहीं याद रखना है, मेरठ से। कब हुई थी? 10 मई। ठीक है, 2 चीज़ें। तीसरी कैलेवरी रेजिमेंट के सिपाहियों ने वहाँ पर ही चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से मना कर दिया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। पहली घटना क्या हुई थी? सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। जैसे ही मेरठ में उन्होंने विद्रोह किया 10 मई को और सीधे कहा दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। उन्होंने सीधा जाके बहादुर शाह जफर को अपना सांकेतिक प्रमुख घोषित कर दिया।
दिल्ली चलो। तो सबसे पहले वो दिल्ली गए थे। अब एक क्वेश्चन जो मैंने आपको उससे पहले बताया था, उस क्वेश्चन में भी एक और चीज देख लीजिएगा। अगर 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण पूछने के बजाय वो पूछ ले कि तत्कालिक कारण क्या था, तत्कालिक कारण क्या था? जो चर्बी युक्त कारतूस से जो अफवाह फैल गई थी, जो धर्म के विनिष्ट होने की अफवाह फैली थी कि ये चर्बी युक्त इनफील्ड राइफल है, इसे यूज करेंगे, जो कारतूस यूज होता है इसे मुंह से छीलना पड़ता है, इसके कारण विद्रोह हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, इसकी पढ़ लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक दो आगे भविष्य में आपको फ्यूचर में दिख सकते हैं। क्वेश्चन है कि 11 मई 1857 को दिल्ली में मेरठ से आई सिपाहियों के दस्ते ने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को यह अपील की कि सम्राट इन सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार करे। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना प्रश्नगत विकल्पों में पहली घटना थी। कानपुर में नाना साहब ने 5 जून 1857 को विद्रोह किया। बेगम हजरत महल लखनऊ से 30 मई से 4 जून 1857 को प्रारंभ अवध का विद्रोह। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जून 1857 में विद्रोह किया और 17 जून 1858 को शहीद हुई थी। और किससे लड़ते हुए शहीद हुई थी? ह्यूज थे, रोज ह्यूज करके एक रेजिडेंट थे, लेफ्टिनेंट थे, ह्यूज याद रखिएगा। उनसे लड़ते हुए ग्वालियर में शहीद हुई थी। वहीं उनकी मतलब उनकी अंत्येष्टि भी वहीं पे की गई थी, वहीं पर उनको दफनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन एक 1857 के विद्रोह का स्थान और विद्रोह का सुमेल सही नहीं है? लखनऊ 4 जून 1857 सही है। झांसी 11 मई 1857 यही गलत है। कब हुई थी झांसी में? 30 जून 1857 में स्टार्ट हुआ था, ये याद रख लीजिए। मेरठ 10 मई सही है। बैरकपुर 29 मार्च सही है। ठीक है, ये डेट्स भी आ जाती हैं कभी कभी। जून 30 मई 1857 को आरंभ हुई थी। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल। ठीक है, इनके जो नाबालिग बिजरिस, इनके जो बेटे थे, ठीक है, उनकी जगह हजरत महल को सांकेतिक वो बना दिया गया था वहाँ का प्रमुख, और उनका बेटा अब उस टाइम नाबालिग था। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? किसको दिया होगा? आंसर था वक्त खान। वक्त खान को साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया गया था। वक्त खान को, वक्त खान एक तरीके से क्या थे? इनके कमांडर इन चीफ थे। ठीक है, दिल्ली का नेतृत्व वक्त खान ने किया था। ठीक है, 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया होगा? सबसे पहले किसे कब्जा होगा? दिल्ली को। तो आंसर दिल्ली। ठीक है, 1857 के विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों ने सबसे पहले दिल्ली को पुनः प्राप्त किया। 3 महीने की घेराबंदी के बाद 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को पुनः प्राप्ति कर ली गई। 1857 की स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है? अब इन्हें मनु के नाम से जाने थे, इनके बचपन का नाम मनु था, रानी लक्ष्मीबाई जी का। ठीक है, इनका जन्म हुआ था बनारस में। बहुत लोग सोचते हैं ग्वालियर मतलब झांसी, झांसी याद आता है, झांसी उनकी ससुराल थी, वहाँ उनको ब्याहाया गया था। मृत्यु उनकी ग्वालियर में हुई थी। ठीक है, कभी ग्वालियर जाइए तो उनके प्रेरणा स्थल पे जरूर जाइएगा। ठीक है, जहाँ उनको दफनाया गया है उस जगह पे जरूर जाइएगा। तो उनका नाम मनु, इनको मणिकर्णिका जो अभी मूवी भी आई थी कुछ समय पहले। ठीक है, 1835 में हुआ था। ठीक है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि कौन जगह से कौन सा नेता, तो आप एक मैप बना लीजिए छोटा सा नॉर्थ इंडिया का। ठीक है, तो नॉर्थ इंडिया का मैप आप बना लेंगे तो आपको बहुत ईजी रहेगा। जैसे बरेली का था, तो मुझे बरेली का ऐसे ही याद है, खान बहादुर। आपको मौलवी अहमद शाह कहाँ से लड़ रहे थे? ये आपके आजकल फैजाबाद जो एरिया है ना, वहाँ से थे। ठीक है, उसके अलावा तुम्हारे कुंवर सिंह कहाँ से थे? कुंवर सिंह का जिक्र कहाँ से था?
ये बिहार से थे कुंवर सिंह। बिजलिस कादिर कहाँ से थे? बिजलिस कादिर उनके नाबालिग पुत्र थे किनके? हजरत महल के थे। कहाँ से? लखनऊ से संबंधित थे। ऐसे आप जब याद रखेंगे तो मजे ही आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेता था? इलाहाबाद में लियाकत, लियाकत कहीं पे होंगे यहाँ पे, लियाकत अली, मौलवी लियाकत अली। देखो अजीमुल्लाह फिर से आ गए, इसको इनको अजीमुल्लाह जी को जो फैजाबाद से संबंधित थे, नाना साहब कानपुर से, तात्या टोपे इनके ये भी कानपुर ग्वालियर से संबंधित, रानी लक्ष्मीबाई के साथ लड़े थे ये। ठीक है, तो 1857 की क्रांति में इलाहाबाद संबंध था लियाकत अली, मौलवी लियाकत अली का। ठीक है, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। कहाँ से थे लोग सर्वाधिक? बंगाल से, अवध से, बिहार से, राजस्थान से। तो अवध से सबसे ज्यादा लोग थे, याद रखिएगा, अवध से थे। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की संख्या सबसे ज्यादा थी अवध से, 75 सैनिक थे। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तात्या टोपे, इसमें कोई बोई नहीं। अजीम उल्लाह, अजीम उल्लाह को भी देख लेंगे कौन था। ठीक है, अभी आप याद रखिएगा कमांडर इन चीफ नाना साहब के कौन थे? तात्या टोपे। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, तात्या टोपे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? दीवान मनीराम दत्त। कौन थे? दीवान मनीराम दत्त 1857 की क्रांति में असम से लड़ रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं था? बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्लाह सब थे। कौन थे? उधम सिंह। आपको याद रखना चाहिए उधम सिंह का संबंध किससे है? गदर पार्टी से। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया था इन्होंने सेंड्रोस उससे, डायर से। माइकल ओट आया लंदन में 1940 में, हत्या की थी, इसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया था, उनको मृत्युदंड दे दिया गया था। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने क्या 1857 क्रांति का विरोध किया था? बहुत अच्छी तरीके से स्पष्ट तौर पे समझ लीजिए, ना तो उन्होंने विरोध किया था ना ही उन्होंने समर्थन किया था। ठीक है, वो ये समझते थे कि भैया देश तो उस टाइम एकजुट तो था नहीं, धीरे धीरे एकजुटता आ रही थी। ठीक है, हिंदू जाग रहे थे। ठीक है, और लोग जो भी इस देश से प्यार करते थे वो लोग जाग रहे थे, समझ रहे थे कि मिलकर ही अंग्रेजों का सामना किया जा सकता है। लेकिन जो शिक्षित वर्ग था वो चाहता था कि हम मॉडर्न हो, हमारी सोच मॉडर्न हो, हम इक्वलिटी, फ्रीडम एंड फर्टिलिटी की तरफ बढ़े, जो फ्रांस के कॉन्सेप्ट थे इनकी तरफ बढ़े। ठीक है, तो इन्होंने अपने आप को तटस्थ दूरी बना के रखना अंग्रेजों से भी, भारत के विद्रोह से भी। इन्होंने सी आंसर को दूरी बना के रखी गई थी। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास क्या था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आगरा। मिर्जा गालिब, मेरा शहर आगरा, और मुझे ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली पता है कि मिर्जा गालिब का संबंध आगरा से था। ठीक है, इन्होंने अपना ये विद्रोह अपनी आंखों से देखा था। अब देखो क्वेश्चन यहां से फिर मैचिंग करने के लिए आ गया, कौन सा? अब देखो मैं आपको सोर्स बता दे रहा हूं क्योंकि मैं यहाँ पे सब कुछ आपको प्रोवाइड नहीं करा पाऊंगा। मैं स्पेक्ट्रम जिसके पास हो और नहीं है तो ऑनलाइन आप जाइएगा, स्पेक्ट्रम का लास्ट पेज है जो समरी होती है, उसमें एक पेज दिया गया है, उसमें पूरी लिस्ट दे दी गई है कौन व्यक्ति किस जगह से संबंधित था और कहाँ से अपनी आवाज को बुलंद कर रहा था। ठीक है, तो आप वहां से उसको देख लीजिएगा। और ये क्वेश्चन बारंबार पूछा जाता है तो प्लीज इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। स्पेक्ट्रम बुक्स की जो समरी होती है 1857 का विद्रोह, आप देखिएगा उसमें पेज को पलटिए और आखिरी में जो समरी दी है उसको पढ़ लीजिए प्लीज। ये क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरे लिए तो बहुत सिंपल है, आप लोगों के लिए सिंपल ही होगा। अगर अभी तक का हमने जो क्वेश्चन अभी तक लगाए हैं उसी के बिहाफ पर मैं 2010 का ये क्वेश्चन लगाने जा रहा हूँ। फिर से वही क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है नाना साहब कहाँ से थे? कानपुर से। तो ए का आंसर क्या हो जाएगा? 2। कहाँ पे है? सीओडी। सीओडी में आंसर हमारा। नवाब हामिद अली खान, हमें नहीं पता था। ठीक है, चलो मुझे नहीं पता अभी। मौलवी अहमद उल्लाह मुझे पता है फैजाबाद से है, कहीं है फैजाबाद, लखनऊ, अवध वाला एरिया। तो सी का 3, सी का हो जाएगा 3। मनीराम दीवान हमें पता थे कहाँ से थे? असम से,
तो डी का हो जाएगा 4, डी का 4 चाहिए तो आंसर हो जाएगा डी। खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया, डी आंसर इसका। ठीक है, मैंने इस तरीके से लिखाया। अब मुझे एक पर्सन का नहीं पता था, जो पर्सन था नवाब हामिद अली खान। अगर एग्जैक्टली आ जाता है हामिद अली खान कहाँ से संबंधित है तो आप इसको नोट कर लीजिए। नोट्स ऐसे ही बनते हैं, केवल आपको इतना लिखना है। अगर आपको 3 लोगों के बारे में पता है, ऑलरेडी पता है, तो आपको केवल इसके बाद नवाब हामिद अली खान मैंने अंडरलाइन किया। मैंने यहीं पे नोट्स बनाए, अलग से कुछ मैंने नोट्स नहीं बनाए हैं, मैंने यहीं पर अंडरलाइन किया है। जब मैं आखिरी रिवीजन करूँगा मैं इन्हीं पॉइंटों को पढ़ते हुए आगे जाता हूँ। तो आप तो इससे मैं जो काम मैं 25 डेज में करूँगा वो आखिरी में केवल 5 डेज में ये रिवाइज कर लूँगा। ठीक है, तो हामिद अली खान दिल्ली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डलहौजी नहीं थे। क्यों? 1857 में आउट, उनकी जगह एक दूसरा बंदा आया था। ठीक है, बताएंगे। अगला देखिए लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो तो बहुत बाद में आए हैं। पार्लियामेंट सुधार आपने 1900 सुना था। ठीक है, यहाँ पे पृथक निर्वाचन सिद्धांत आया, मुस्लिमों को अलग से निर्वाचन पृथक निर्वाचिका दी गई, और जहाँ से 2 नेशन थ्योरी उदय हुई थी, भारत जहाँ से बंटने की कगार स्टार्ट की थी, अंग्रेजों का ये 20 था, वो 1947 में ये देश 2 भागों में बांट गया। 1971 में ये देश 3 भागों में बट गया। तो वो जो कहानी स्टार्ट हुई थी पार्लियामेंट सुधार। ठीक है, तो ये भी बंदा नहीं है। लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। लॉर्ड वेंटिक के बारे में सब जानते हैं। सती प्रथा 1829, तो ये भी नहीं होगा, सती प्रथा से जुड़े हुए हैं, 1829 में थे ये। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग इस दौरान भारत के वायसराय थे। ऐसे गवर्नर जनरल आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, बढ़िया। 1857 में किसने इलाहाबाद के आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? कौन बनाएगा आपातकालीन मुख्यालय? लॉर्ड कैनिंग बनाएंगे, क्योंकि वही गवर्नर जनरल थे। तो आंसर हीजिए 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर बार पूछ लिया जाता है। पामस्टन was the president of UK that 1857 revolt। ओके, तो मैं थोड़ी बीच में अंग्रेजी यूज करता हूँ, तो एक सिविल एस्पिरेंट्स के लिए इतनी अंग्रेजी उनको आनी चाहिए। आई थिंक हिंदी मेरी अच्छी है, मैं हिंदी में ही एग्जाम देता हूँ ये वाला, लेकिन मेरी अंग्रेजी भी ठीक है। मैं कभी कोई मुझसे पूछेगा तो मैं अंग्रेजी भी बोल सकता हूँ बीच में। तो प्लीज़ थोड़ा सा अपडेट रहिएगा कि लैंग्वेज है, लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा था? लॉर्ड सेंट लैंगर, मुझे नहीं, बिल्कुल आइडिया नहीं है। लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्स, बिल्कुल आइडिया नहीं था। और कर्नल वैलेंस, कोई आइडिया नहीं था। तीनों का नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा था। और ये क्वेश्चन फिर फंसाने के लिए दिया गया होगा कि आप इसमें फंसें, उलझें, अपना टाइम खराब करें। ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ दो, नहीं पता। ठीक है, 1857 अभी याद रखिएगा, 1857 से तीनों नहीं जुड़े हुए हैं। अगली बार आ जाता है लैंगर, वेसल, गिब्स, दे आर नो रिलेटेड विद 1857 रिवॉल्ट। ओके, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल क्यों हो गया? व्हाट द रीजन बिहाइंड कि हमारा ये जो रिवॉल्ट था, ये जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, हम अंग्रेजों से जीतना चाह रहे थे, उसके असफल होने के, उनमें अनसक्सेसफुल होने के क्या रीजन थे? तो रीजन प्राय यही था, एकता की कमी, राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित और सुगठित थे। बिल्कुल तीनों ही उत्तर सही हैं, तीनों ही इसी बात को इंगित कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम भारतीयों की ही कमी थी कि हम इस युद्ध को नहीं जीत पाए, हमारी एकता में कमी थी। जो राजा थे वो अभी भी बटे हुए थे, वो अपना अपना फायदा देख रहे थे, कोई भी इस तरीके से नहीं लड़ रहा था कि किसी देश के लिए लड़ रहे हो, वो अपने अपने राज्यों, क्योंकि देखो हर नाना साहब पेशवाई पद से हटा दिए गए थे, तो उन्हें पेशवाई चाहिए थी। बहादुर शाह द्वितीय, मुगल साम्राज्य खत्म हो रहा था, तो उन्हें लग रहा था कि मुगल साम्राज्य को बचा लें। रानी लक्ष्मीबाई जी लड़ी अपने देश के लिए, झांसी के लिए लड़ी वो, ठीक है वीरांगना है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं एक छोटे से एरिया के लिए लड़ रही थी। ठीक है, तो ओवरऑल यूनिटी की कमी थी, लेकिन इस विद्रोह ने हमें कहीं ना कहीं आने वाले समय में वो रास्ता दिखाया कि हम एकजुट होकर
अंग्रेजों को हरा सकते हैं। ये देश में जितने भी लोग हैं सभी एक दूसरे से भाईचारे हैं, लोगों में एक दूसरे से बंधे हुए हैं, एक सूत्र में बंधे हुए हैं। एकता में अनेकता वाला कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। उसी तरीके से बाद में समझ में आया, यहीं से वो चीज़ें बीज अंकुरित हुए थे राष्ट्रीयता के। वो हम जब आप पढ़ेंगे ना हिस्ट्री तो आपको ये ऐसी समझ में आएंगी जब आप 1 to 1 कड़ियों को कनेक्ट करेंगे तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? देखो, नील जो थे वो लखनऊ से संबंधित नहीं थे, उनका संबंध जो कहाँ से था? बनारस से। हैवलॉक, निकलसन, लॉरेंस, आई थिंक लॉरेंस एक बंदा था, चौथा नंबर जो है वो होना चाहिए आंसर में, जिन्होंने अपना जीवन खो दिया था। ठीक है, तो मैं इसको पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन को, थोड़ा टफ क्वेश्चन है तो आप देख लीजिएगा। 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली का अधिकार करने के क्रम में जनरल जॉन निकलसन घायल हुए थे और फिर उनकी 23 सितंबर 1857 को मृत्यु हो गई थी। तो निकलसन का संबंध दिल्ली से है। लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए सर हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हैवलॉक और जनरल नील की मृत्यु हुई थी। ठीक है, अब 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया? बीडी सावरकर। बीडी सावरकर जी, जो कि अंडमान की जो सेलुलर जेल हैं, वहाँ की जो काल कोठरियाँ हैं, उनमें उन्होंने जो सज़ा प्राप्त की थी, उसके बाद वो अंग्रेजों ने उन्हें छोड़ा। उनसे पहले का जो उनका इतिहास आप देखेंगे तो बीडी सावरकर जी ने इस देश के लिए काफ़ी कुछ किया है। इस देश की आज़ादी के लिए उनका भी काफ़ी योगदान है। ठीक है, इतिहास को मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है, जो थोड़ा बहुत पढ़ा है, कि हमें थोड़ा एनालिटिकल होकर सोचना चाहिए, क्योंकि इतिहास किसी ने लिखा है, किसी का अपना थॉट भी हो सकती है उसमें। तो 3-4 बुक्स आप जब पढ़ेंगे किसी पर्सन के बारे में, हिस्ट्री उसकी जानने की कोशिश करेंगे, जो बहुत ही अच्छे रिनाउंस जो राइटर्स हैं हिस्ट्री के, उनकी बुक्स आप पढ़िएगा। किसी एक पर्सन की पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको एक पक्ष दिखाई दे सकता है किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का। तो बीडी सावरकर डेफिनेटली एक देशभक्त थे और उन्होंने देश के लिए काफ़ी कुछ किया भी। ठीक है, और उन्होंने ही जो 1857 का पहला रिवॉल्ट था उसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया था। याद कर लीजिए इस बात को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सरकारी इतिहासकार कौन थे? एसएन सेन। एसएन सेन वॉज द गवर्नमेंट हिस्टोरियन फॉर फर्स्ट इंडिपेंडेंट रिवॉल्ट। ठीक है, पहली स्वाधीनता आंदोलन के इतिहासकार एसएन सेन थे। इनकी एक पुस्तक है 1957 में प्रकाशित हुई थी। अब देखिए, भारतीय भाषा में 1857 के विकल्प के कारणों पर लिखने पर प्रथम भारतीय कौन था जिसने उनके विकल्प जो कारण थे उन पर लिखा है? वो थे सैयद अहमद खान। बड़ा टफ सा क्वेश्चन होते हैं, कहीं मिलेंगे नहीं आपको, याद कर लीजिए। जो हिस्ट्री के स्टूडेंट रहे होंगे, मेन सेंस दे रहे होंगे हिस्ट्री में, इनका ऑप्शनल होगा, डेफिनेटली दे कैन डू दिस क्वेश्चन। ठीक है, सैयद अहमद खान है, याद कर लीजिए। तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम है, ना राष्ट्रीय है, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। अब मैं देखो, एक व्यक्ति ने कहा ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बीडी सावरकर जी ने, ठीक है। अब दूसरा व्यक्ति उसी के बारे में कह रहा है, ना तो ये प्रथम है, ना ही ये राष्ट्रीय है, और ना ही ये स्वतंत्रता संग्राम है। ऐसा व्यक्ति थे आरसी मजूमदार, बड़े तार्किक होकर चीजें लिखते थे। तो इसके पीछे उन्होंने लिखा है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी विद्रोह हुए हैं, पहले भी लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। राष्ट्रीय क्यों नहीं है, क्योंकि पर्टिकुलर ये क्षत्रिय जो लोग थे, जो परेशान थे अंग्रेजों से, इनका एक अन्य कारण अलग अलग थे, लेकिन वो दुखी थे अंग्रेजों से, और अंग्रेजों की उस क्रूरता से अपने आप को छुटकारा पाना चाहते थे, तो लड़े। और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, ना ही वो पूरे देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, बस वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे कि अब उनके जो अधिकार छीने जा रहे हैं उनसे वो बचे रहें। ठीक है, तो आरसी मजूमदार ने उनको इस तरीके से देखा। जब हम 3-4 लेखकों की चीज़ें देखते हैं तो हमें एक अलग व्यू निकल के आता है
कि डेफिनेटली क्या चीजें हो रही होंगी। ठीक है, और 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? कि भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया। अच्छा। ब्रिटिश इतिहासकारों ने तो स्वाधीनता का संग्राम का। अच्छा। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन प्रणाली को मृत्यप्राय बना दिया। बिल्कुल सही बात है। कैसे मृत्यप्राय बना दिया? हुआ क्या था, इस विद्रोह के बाद जब बहुत मारकाट मची, और आप लोग समझ लीजिए इसमें क्या होता है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उनकी पार्लियामेंट थी, उन्होंने डलहौजी, उसके पहले जो डलहौजी आए थे, उन्होंने भारत में विकासात्मक कार्य किए थे, और विकासात्मक कार्य पूरी तरीके से किसको फेवर्ड थे? वो ब्रिटिश इकोनॉमी को। वो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए थे कि किस प्रकार से भारत के इंटरनल पार्टों में जाकर भी हम अपना व्यापार कर सकें, वहाँ के संसाधनों को यूटिलाइज कर सकें, अपने देश को समृद्ध बना सकें। ठीक है, तो उन्होंने सड़कों का निर्माण किया, उन्होंने रेलवे, उन्होंने संचार, कम्युनिकेशन, इनका जब निर्माण किया, सड़क है, रेलवे है, टेलीफोन संचार है, ठीक है, पुल हैं, इन चीज़ों का, मंडियाँ, इन चीज़ों का निर्माण करना स्टार्ट किया ना, जब इतना सारा उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो जब 1857 का विद्रोह होता है तो ब्रिटिश संसद इस बात से डरती है और खपा भी रहती है, कहीं ऐसा ना हो कि इसके कारण हमारा ये उपनिवेश, जिससे हम इतने बेनिफिट उठाने वाले हैं भविष्य में भी, जो उनकी योजनाएं थी और इनका जो पैसा लगा था वो बर्बाद हो जाए। तो उन्होंने 1857 का एक महारानी विक्टोरिया का जो उद्घोषणा पत्र आता है और 1857 का एक्ट भी आता है, उसके तहत उन्होंने सीधा बोल दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी आज के बाद खत्म, और ये पूरी पावर किसके पास ट्रांसफर हो जाएगी? रानी क्राउन के पास। ठीक है, ये ऑप्शन इसीलिए सही है, सी इज राइट आंसर। कौन सी अवधारणा सही थी कि मृत्यु पर ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई थी, उसकी जगह क्या किसको मिल गई थी पूरी पावर? ब्रिटिश संसद को, क्राउन को ट्रांसफर हो गया था सब कुछ। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू दोस्तों सो मच, एंड सब्सक्राइब करिए, कनेक्ट विद मी। थैंक यू सो मच।